नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। बतौर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपना 17वां बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट को लोक लुभावना बनाया गया है। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। कुल मिलाकर सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सदन में बजट पेश कर रहे थे तो बीजेपी के विधायक विधानसभा का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में साल 2014-15 का बजट पेश किया। इस टैक्स फ्री बजट में कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया गया है। 80 साल से ऊपर सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उद्योगों के लिए इस बजट में 90 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। नए उद्योगों के लिए सस्ती बिजली का वादा किया गया है। प्रदेश में लगने वाली बिजली परियोजनाओं में बाहर से आने वाली मशीनरी सहित अन्य सामग्री पर वैट और सीमा कर शुल्क में भी छूट दी गई है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 31 मार्च तक 6 साल का सेवा काल पूरा करने वाले सभी अनुबंध कर्मी नियमित करने का ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 से बढ़ाकर 550 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं के 7500 मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर देने का भी ऐलान किया गया है। जब मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश कर रहे थे उस दौरान विपक्षी पार्टी बीजेपी सदन से नदारद थी। विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने बजट पर निराशा जाहिर की। लेकिन इसमें वास्तविकता में कुछ नहीं है। बहुत कम वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगर निकायों के प्रतिनिधि पिछले वर्ष से इंतजार कर रहे थे उनके मानदेय में कोई वृद्धि होगी, वो कोई वृद्धि नहीं, बहुत मामूली वृद्धि हुई है। दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, सबसे गरीब वो है। उसकी दिहाड़ी अब जाकर 20 रुपए बढ़ी है। 150 रुपए तो हमारे टाइम पे थी। हम जब सत्ता में आए थे तो पहले दिन हमने इसको 75 से 100 रुपए किया था और फिर 150 तक पहुंचाया था। वास्तव में कोई वृद्धि नहीं है, बड़ी मार्जिनल है। और स्वयं मुख्यमंत्री ने माना कि काश उनके पास पैसा होता। साल 2014-15 के लिए वित्तीय घाटा 5354 करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है। कैसा है हिमाचल प्रदेश का बजट, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल। हमारे साथ सुदर्शन ठाकुर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वकील हैं, साथ ही स्टूडेंट एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा भी स्टूडियो में है, साथ ही हमारे साथ उद्योगपति अनुज अग्रवाल भी हैं। बिंदल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा, बीजेपी को क्यों नहीं, विपक्ष को क्यों नहीं पसंद आ रहा बजट? क्या सिर्फ ये क्योंकि विपक्ष में है इसलिए नापसंद करना है? नहीं मिसिस कौर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि सवाल विपक्ष का नहीं है। जो बजट है, बजट का जो मुख्य हिस्सा है वो योजना का है, जो प्लान बजट का है। और प्लान बजट इस साल 300 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। 4100 करोड़ से बढ़ा करके उसको 4400 करोड़ किया गया है। और अगर जो पिछले साल का माननीय वीरभद्र जी का बजट देखें तो उसमें 400 करोड़ की वृद्धि हुई, 3700 करोड़ से 4100 करोड़ हुआ। उससे पहले देखें तो 3300 करोड़ से प्रेम कुमार धूमल ने 3700 करोड़ किया, 3000 करोड़ से 3300 करोड़ किया। अगर 3000 करोड़ में 300 करोड़ मिलाएंगे तो उसमें सीधी सीधी वृद्धि का परसेंटेज बहुत ज़्यादा आता है। पिछले साल 11% का इंक्रीज वीरभद्र जी का बजट में था, इस साल वृद्धि उनकी 8% की है। और महंगाई 11, 12, 13, 19% तक बढ़ी है। अर्थात महंगाई बढ़ने के साथ जो प्रेजेंट बजट है वो अवेलेबल ही कम हो गया। तो इसमें बजट के अंदर देने वाला तो कुछ भी नहीं है, बल्कि लेने वाली स्थिति के अंदर प्रदेश खड़ा हो गया। अब ये मुख्य विषय है कि हम प्लान का साइज बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए, जिसमें सीधा सीधा हमारा कहना है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल की जनता को उम्मीद थी कि दोनों सरकारें सिनोनिमस हैं, एक दूसरे की पूरक हैं,
और पॉलिटिकली भी सेम है, तो हिमाचल को ज़्यादा सहयोग मिल करके हमारा प्लान साइज बढ़ सकता था। अगर हमारा प्लान साइज बढ़ेगा तभी हम खर्चा कर पाएंगे। बाकी तो नॉन प्लान का बजट है, जो सैलरीज में जाना है, पेंशन में जाना है और बाकी सब खर्चों के अंदर जाना है। केवल यही एक बजट है जो सही अर्थों के अंदर डेवलपमेंट के लिए लगना है। ठीक है, हमारे साथ शशिकांत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर शिमला से जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, किस तरह से देखते हैं आप आज जो बजट पेश किया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में? प्लान साइज को लेकर राजीव बिंदल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो बजट हिमाचल का पेश हुआ है जी, बजट में अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टेट का है और जो आज का नहीं है, काफी पहले से चल रहा है, वो बिल्कुल साफ नजर आता है। आप डेफिसिट देखें, बजट का डेफिसिट देखें और बजट के डेफिसिट को पूरा करने के तरीके देखें, और जो कर्ज लेकर हिमाचल के बजट के जो डेफिसिट को पूरा किए जाने की परंपरा पहले शुरू हुई थी, वो भी अब क्योंकि योजना आयोग ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्टेट 3% से ज्यादा कमीशन कर्ज अब नहीं ले सकती, तो वो भी एक दिक्कत सरकार के पास है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बजट को देखें तो ये एक तरह का काम चलाऊ बजट आप इसे कह सकते हैं। और उसके बावजूद क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा बजट पेश करे जिससे उसके खिलाफ हवा बने। तो बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके सरकार ने किसी तरह से यह व्यवस्था की है कि नए कर ना लगाए जाएं लोगों पर। तो क्या इस बजट को लोक लुभावना कहा जा सकता है या नहीं? इसमें जरूर की गई है और अलग अलग वर्गों को, जैसे 10% डीए अगर आप माने इसमें एम्प्लॉइज के लिए दिया गया है, तो 10% डीए तो एम्प्लॉइज को वैसे भी ही मिलना ही था, तो वो बजट में दे दिया गया। इस तरह से कुछ दूसरी घोषणाएं की गई हैं, मगर अगर जिस तरह से कभी किसी जमाने में हुआ करता था जब सरकार के पास पैसा खुला रहता था और बजट से दिशा तय होती थी किसी प्रदेश की, वो स्थिति इसमें नहीं है। अब अगर आप देखें तो बजट एक तरह से मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जिसे करने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए शशिकांत जी। मैं एक बार दीपक जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूँ। जी, देखिए, ऐसा है कि इस बजट से एक बात ये यकीनन हम कह सकते हैं कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए बिल्कुल ठीक कहा कि वित्तीय हालत जो है वो ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश की, पूरे विश्व की वित्तीय हालत को देखते हुए और पूरे हिंदुस्तान की वित्तीय हालत को देखते हुए जिस ढंग से इस बजट को वीरभद्र सिंह जी ने अपनी जो इनके पास अनुभव है उस अनुभव से इस बजट को तैयार किया है। हर क्षेत्र के तकरीबन कोशिश ये की गई है ताकि चौमुखी विकास की जो एक प्रक्रिया है उस पर असर ना पड़े, किसी भी विभाग में किसी भी एक शाखा के ऊपर उसका असर ना पड़े। इसलिए उस चीज़ में ये बात ध्यान में रख कर के केंद्र सरकार से, ठीक कहा अभी जो कह रहे थे शशिकांत जी, केंद्र सरकार ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो MOU साइन आज के नहीं है। ये जब पीछे बीजेपी की सरकार थी सन 2002 में वो चीज़ जो है वो लागू हुई थी, और वो केंद्र सरकार की कुछ एक ऐसे नियम कानून हैं जिनको हर राज्य को मानना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए, एक निरंतर विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ये बजट जो है वो पूरी अनुभव के साथ जो है वो प्रदेश कांग्रेस ने दिया है। दीपक शर्मा जी बहुत अनुभवी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो किसान है। अब इसके अंदर बजट के अंदर किसान की दृष्टि से हमको कुछ दिखाई नहीं देता। स्वरोजगार किसान, डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मैं वो आपके सामने रखता हूं। अब किसान के लिए डॉक्टर परमार जी के नाम पर जो योजना जारी की है, वास्तव में वो नाम का परिवर्तन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 4 साल तक चलाई, जिसमें 80 से 90% तक उपदान देकर के हमने और पॉली हाउसेस बनाए। अब इन्होंने क्या किया कि जो हमारी और एक योजना बागवानी क्षेत्र के अंदर चलती थी उसको और इसको कंबाइन करके और परमार साहब के नाम के ऊपर चला दिया, और उसके अंदर भी फंड्स का प्रावधान लिमिटेड है, दैट इज नॉट अनलिमिटेड। जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी वो उसमें कवर होंगी। 85% अनुदान की बात, उपदान की बात कर रहे हैं, पहले ही दे रहे थे। ठीक,
वी वर गिविंग 90%, उसको आपने 85% लाया और उसको भी हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ मिला करके लाया। हॉर्टिकल्चर मिशन पहले अलग से दे रहा था और एग्रीकल्चर के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना के माध्यम से अलग से मिल रहा कृषि और खेती को, कृषि और बागवानी को फिर मिला दिया गया, उसके उपदान को मिला करके उसको दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा जो कृषि का सेक्टर है उसके अंदर सिंचाई के लिए जो एक रोजमर्रा की चीज है उससे हट करके कोई हमारे लिए स्कीम इसके अंदर प्रावधान नहीं है। बागवानी बहुत बड़ा सेक्टर है, बागवानी के अंदर जो भी चीजें इन्होंने कही हैं वो 100% वही रूट स्टॉक बदलने की बात कर रहे हैं। रूट स्टॉक का काम पिछली सरकार से कंटिन्यूस चला हुआ है, नए रूट स्टॉक लगाने की बात है। इसी तरह से आपने और उसका रस निकाल करके कंसंट्रेट बेचने की बात की है, वो पहले से चला हुआ है। दीपक जी क्या मेरा ये कहना है, देखिए एक मिनट और लूंगा फिर दीपक जी बड़े, मैं ये कहूंगा कि दूसरा जो मुख्य विषय है वो बेरोजगार का है। अब बेरोजगार लड़ रहा है, 12 लाख से अधिक बेरोजगारों की सूची हिमाचल प्रदेश में। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। उस सरकार को बदलने के पीछे दो ही मंशाएं और हिमाचल प्रदेश की जनता की थी। पहली ये कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगार ने कहा कि भाई धूमल सरकार से बहुत कुछ मिल गया, अब बेरोजगारी भत्ता लेते हैं हम। ये केवल बजट नहीं है, ये जो है ये इनका नीतिगत दस्तावेज है। एक साल में क्या करेंगे उसका दस्तावेज है। पिछले साल का दस्तावेज यहाँ पर है, ना पिछले साल बेरोजगारी भत्ता आया इसमें, ना ही इस साल बेरोजगारी भत्ता आया। दूसरा जो विषय था जिसको लेकर के सत्ता परिवर्तन थी, वो विषय था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, और केंद्र की सरकार से जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारी सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की पैकेज की डिमांड की थी, वो हमको नहीं मिला। बीबीएमबी का पैसा हमको नहीं मिला, जो बाढ़ राहत है उसके लिए हमको नहीं मिला। हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज जो अटल जी ने हमको दिया था वो कांग्रेस ने छीन लिया था, वो हमको नहीं मिला। तो उसको लेकर के हिमाचल की जनता ने चाहा कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे तो शायद कांग्रेस होगी तो उसके कारण हमको मिल जाएगा। दीपक जी देखिए पूरा कर देता हूं इसको। अब क्या हुआ कि बहुत अच्छी बात होती, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, दीपक जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र सरकार से हमको इंडस्ट्रियल पैकेज मिल जाता, केंद्र सरकार से हमको बीबीएमबी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैरा 19 के अंदर इसका जिक्र किया। आप किताब खोल करके पैरा 19 देखें तो उन्होंने कहा है कि हमको केंद्र का सहयोग इसमें नहीं मिला। तो 4200 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलना जो घाटे की बात है वो उससे पूरी होती है। तो केंद्र से हमको इंडस्ट्रियल पैकेज है। बाढ़ राहत के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरी दम के साथ मामला टेकअप किया। 1922 करोड़ रुपया मांगा, 2900 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया, पर तो हमको नहीं मिला। तो दोनों चीजों के अंदर हमारा ये मानना है कि हमको केंद्र के साथ जिस तरह से जो उम्मीदें थी वो आपको लग रहा है पूरी नहीं हो रही। हालांकि केंद्र में भी कांग्रेस है और हिमाचल में भी कांग्रेस है। दीपक जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर सीपीएम नेता टिकेंद्र पवर भी जुड़ चुके हैं। टिकेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आज जो बजट पेश हुआ है उसे? देखिए, बजट को मतलब हम यही कह सकते हैं कि ये वर्चुअली जो इनके पुराने थे भाजपा वाले उसी रास्ते पर है जो इसको हम नवोदारवाद का रास्ता कहते हैं। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय शासित जो स्कीमें हैं उनको लागू करने के लिए आप पूरा यहाँ पर अपना जो पब्लिक सर्विस सेक्टर है उसको आउटसोर्स करके प्राइवेट कर रहे हो। आपको बसेस चाहिए है इसलिए आप वहाँ उनका किराया बढ़ा रहे हो। आपको हेल्थ में पैसा चाहिए सेंटर से इसलिए आप वहाँ पर रैंडेक्सी कंपनी को ला रहे हो। आपको इसी तरह से विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देखेंगे जो राइडर के साथ आ रही है, वही है एक बात। दूसरी बात, आप मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को देखिए कि आपका जो पूरा का पूरा बजट बन रहा है आपका लगभग 25 रुपया ही बन रहा है, 25% के आसपास जो आप मतलब प्लान एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो। आपका 75% के आसपास नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जा रहा है, विच मीन्स आपका पेंशन लायबिलिटी इस पर दे रहे हो। तो अभी 25 को आप जब तक इसको बढ़ाओगे नहीं, और इसको बढ़ाने के लिए जरूरी है आपको कि आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करो। अब वो रिसोर्स जनरेशन में जो हाइड्रो पावर से इश्यू था इक्विटी का, वो कहीं पर नहीं इसमें आ रहा है।
जहां पर 25% आपका इक्विटी और डिस्ट्रेस कॉस्ट 15%, 40% होना चाहिए। तो एक तरफ आप जो स्टेट के अपने रिसोर्सेज बढ़ाने थे उसको किनारे रख रहे हो, और दूसरा जो स्टेट को मिलना चाहिए था जैसे बांकड़ा से और आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के सवाल को लेकर, वो भी नहीं है। तो आप सिर्फ 25 रुपए के आसपास घुमा रहे हो, 75 रुपए तो आपके तय हैं कहाँ जाना है। मैं इस पर दीपक जी की प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद फिर एक बार आपके पास आऊंगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ सवाल राजीव बिंदल जी भी उठा चुके हैं। जी, बहुत ही कॉस्मेटिक सा बजट है, कॉस्मेटिक चीजें। पर आपने शुरुआत में ये भी कहा कि ज्यादा फर्क नहीं है बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार के साथ। कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट जो एक्ट है, जवाबीय वित्तीय जो इनकी जवाबदेही कानून है, उसके इर्द गिर्द अपने बजट को बुनते हैं। अब जब आप ऐसा स्वेटर बुनते हैं, वो सिलाई वही लगा रहे दोनों, मतलब जिस सिलाई के साथ वो स्वेटर बुना जाता है वही दोनों सिलाई लगा रहे हैं, सिर्फ बुनने का काम अलग अलग लोग कर रहे हैं। ठीक, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लूं, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक जी पहले आप, फिर उसके बाद मैं बिंदल साहब के पास जाना चाहूंगी। मैं सबसे पहले बिंदल जी के प्रश्न का उत्तर दे लूं। जैसे इन्होंने कहा, जो जहाँ तक कृषि की बात इन्होंने की, कृषि के क्षेत्र में पूरे किसानों का ध्यान रखकर जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ बदलाव जो है वो स्कीम में किया गया, निसंदेह उसमें जो भी खामियां नज़र आईं, पिछली बार हमने भी उस चीज़ के ऊपर जो है वो विरोध किया था कि ये इसमें ये खामियां जो हैं रह रही हैं। एक ठेठ किसान के रूप में मैं इस बात को प्रैक्टिकली कह सकता हूं कि ये चीज़ें हमें दिक्कत दे रही थी, चाहे वो सब्सिडी का मामला था, चाहे किसान के लिए उपलब्ध करवाने वाली ये जो पॉली हाउस देने का मामला था। इन सब विषयों के ऊपर किसानों को जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए इस बजट में, इस बात को मैं बार बार इस चीज़ में, इस परिचर्चा में कहूँगा कि वर्तमान वित्तीय स्थिति पूरे विश्व की और प्रदेश की और हमारे हिंदुस्तान की देखकर इससे बढ़िया बजट अगर कोई इसकी जगह नौसिखिया व्यक्ति हो तो निस्संदेह प्रदेश, कोई भी प्रदेश जो है वो आर्थिक संकट की ओर जो है वो बढ़ेगा। टिकेंद्र जी ने जो सवाल उठाया कि सिर्फ 25% प्लान बजट है और 75% नॉन प्लान। इस बात से हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कर्मचारियों के ऊपर है, चाहे वो हमारी पेंशन्स के ऊपर है, उस कमिटेड खर्च के अलावा वो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है वो उस बजट का जो है वो हिस्सा है। बाकी का जो बजट है उसमें जो जहाँ तक बढ़ाने की बात है कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं, उसी तरफ प्रदेश में जो है वो कोशिश हो रही है। इन्होंने बात की कि बीजेपी कांग्रेस का बजट, बात व्यवस्था की है। वर्तमान व्यवस्था में अगर हम सिर्फ तर्क वितर्क के लिए इसको रखेंगे या अपनी मार्क्सिस्ट विचारधारा के ऊपर जो है वो इम्प्रैक्टिकल होकर हम सोचेंगे कि उस चीज़ को चलाएंगे, तो शायद वो संभव नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें निर्णय लेने होंगे इस सरकार को। उसके हिसाब से ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का ये बजट जो है एक अनुभवी बजट और प्रदेश को आगे ले जाने वाला। केंद्र की योजनाओं की वो भी बात उठा रहे जो बिंदल साहब ने उठाई। देखिए, केंद्र की योजनाओं की जहां तक सवाल है, एक जो पैरामीटर्स हमने पूरे करने हैं, उन पैरामीटर्स को केंद्र ने जब भी पीछे भी बजट, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बिंदल जी की सरकार थी, इन्होंने जितना बजट मांगा उतना बजट जो है वो केंद्र ने दिया है। ये अलग बात है कि वहाँ पर बजट मांगने जब भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जाती थी तो उनको जो है वो फूलों का गुच्छा देती थी, और जब पालमपुर परमाणु से आगे जाते थे तो उनको कहती थी कि केंद्र सरकार हमारे साथ जो है वो भेदभाव कर रहा है, जबकि वो बजट पूरा दिया जा रहा है। एक भी पैसा बजट जो सरकार ने उठाया कि एक जैसा ही रहता है, तो कुछ खास फर्क नहीं रहता। देखिए, दोनों बातें, पहली बात जो दीपक जी ने कही कि वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर बजट, अब थोड़ा सा ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। आपने वेलफेयर की बात की, 500 से 550 रुपया, और पेंशन की बात की। पेंशन शुरू हुई, सबसे पहली बढ़ोतरी 50 रुपये से 100 रुपये श्री शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, 100 रुपये से 200 रुपया प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी सरकार में, 200 से 300 बीजेपी सरकार में, 300 से 400 बीजेपी सरकार में, 400 से 450 बीजेपी सरकार में। एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद हम वेलफेयर का बजट कहेंगे? नहीं। मैं वेलफेयर के बारे में कहना चाहूंगा, आपने जो सवाल उन्होंने कहा कि एक ही स्वेटर बुना जाता नहीं, है। अंतर, बहुत अंतर है। मैं एक एक चीज के ऊपर आऊंगा। आपने बताया वेलफेयर की बात, आप जो महंगाई बढ़ी है उसके अंदर कहां राहत दे रहे हैं? नहीं राहत है।
जो दालें पिछली 24 दिसंबर तक राशन के अंदर 20 रुपए किलो, 25 रुपए और 30 रुपए किलो मिल रही थी, वो दाल आज 35 रुपए और 50 रुपए किलो मिल रही है। जो सरसों का तेल पिछली 24 दिसंबर को बीजेपी धूमल सरकार में और 44 रुपए को मिल रहा था, आज वो 60 रुपए को मिल रहा है। जो गैस का सिलेंडर बीजेपी धूमल सरकार में 450 को मिल रहा था, वो 1350 को मिल रहा है। साल में क्या इतनी महंगाई बढ़ गई है? यस, वही मैं बता रहा हूं। और इसके साथ ही आपने यहां पर बोला कि हमने राजीव गांधी और राशन की योजना चला दी, अरे उससे कुल मिलाकर के घाटा हो रहा है। मैं उसके आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 35 किलो राशन हिमाचल में एपीएल बीपीएल हर किसी को मिल रहा था। 210 रुपए में 35 किलो राशन मिल रहा था। अब भी मिल रहा है। एक सेकंड शर्मा जी, आप जो कहेंगे, 210 रुपए में 35 किलो मिल रहा था। आज उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं तो जो राशन हमको मिल रहा है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति। एवरेज के हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में 17 लाख राशन कार्ड हैं और 4 की एवरेज एक व्यक्ति की आ रही है। तो 4 का राशन कार्ड है, 20 किलो राशन आया। बड़ी लंबी चर्चा और बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बार सर मैं एक बार सुदर्शन जी के पास जाना चाहूंगी। अब वो 15 किलो राशन जब बाजार से लाता है तो ये 395 रुपए का राशन हो गया। यानी वेलफेयर की बात कहीं आई नहीं। कृषि की बात कर रहे थे, उसको मैं पूरा करता हूं। कृषि के अंदर जब कांग्रेस ऑपोजिशन में थी तो सबसे बड़ा शोर मचाते थे बंदरों का, और वास्तविकता है बंदर पूरी खेती को उजाड़ रहा है। हिमाचल की 50% जमीन आज बेकार हो रही है। अब वो बंदर को समाप्त करने के लिए पिछली सरकार ने तय किया था कि हम 68 नसबंदी केंद्र शुरू करेंगे। 3.25 लाख बंदरों की नसबंदी हम 2 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहले चरण में 4, फिर 4, 8 किए और 25 नसबंदी केंद्र एकदम तैयार होने की दिशा में आगे बढ़े थे। इन्होंने उसको स्टॉप करके 3 पिछले साल किए, 3 इस साल किए। अभी आंकड़ा दिया 38,000 बंदरों की जैसे विधानसभा में पूरा दिन लग जाता है बजट पर चर्चा होने के लिए। ये अगर चर्चा एक पॉइंट पर करने लगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। सुदर्शन जी, आप खुद हिमाचल सियासत को समझते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट? मैम, ये अगर बजट को हम देखते हैं, पिछले बीजेपी के सरकार में भी और कांग्रेस की भी सरकार में बजट आते हैं, कोई कहते हैं ये बजट लोगों के फेवर में है या नहीं है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि हिमाचल का जो बजट है, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बुनियादी जो चीज़ें हैं, सड़क, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ का इनका ये हाल है, इनके हॉस्पिटल्स में बुरा हाल है। प्रदेश का मुख्य सचिव बीमार होता है, 30 मिनट उसको एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। MRI सेंटर इनके बड़े लिमिटेड है। लाहौल स्पीति ज़िले में, पूरे ज़िले में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। बिंदल साहब हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और हेलीकॉप्टर जो सिर्फ मरीजों के लिए, इमरजेंसी के लिए इन्होंने हायर किया हो हिमाचल सरकार ने, वो मंत्रियों के साथ घूमता है और वहाँ मरीज मर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज मर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट नहीं किया जाता है। ये जमीनी हकीकत है। और हेल्थ की अगर हम बात करें, हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, 15 दिन हमारे PGI में जो हमारे मरीज होते हैं उनके सेवा में लगता है। कोई भी वहाँ पे पेशेंट जाता है उसको रेफर टू चंडीगढ़, सारे चंडीगढ़ GMCH, क्योंकि बराबर का क्यों नहीं है ये सुविधा? ये मंत्री लोग बताएं, ये नेता लोग बताएं कि हेल्थ में हमने देखा। और बजट में मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा बजट है। 1000 करोड़ इन्होंने हेल्थ में रखा हुआ है। कहाँ दे रहे हैं वो बजट? कहीं हॉस्पिटल में आप जाइए, कहाँ हो रहा है? क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इस मौजूदा बजट में? स्वास्थ्य सुविधा मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स के ऊपर धूल जम रही है, लेकिन वहाँ टेक्नोक्रेट्स नहीं है। एक्सरे मशीन्स है, लेकिन वहाँ पे रेडियोग्राफर नहीं है। और दूसरी बात एजुकेशन की है। एजुकेशन में लार्जेस्ट बजट है, एजुकेशन दे रहा है। और चंडीगढ़ के अंदर हम देखें, सब BIPs के बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो वो क्यों प्लान कर रहे हैं बाहर की तरफ? आप एजुकेशन कहाँ दे रहे हो? 10th के बाद सारे बच्चे, आप BIPs, सारे नेताओं के बच्चे हो गए, ऑफिसर्स के बच्चे बाहर आते हैं। चंडीगढ़ में हमारे पास 12,000 स्टूडेंट्स इनरोल है इधर हिमाचल के। क्या इन सुविधाओं की कमी रही है, चाहे वो बीजेपी सरकार रही या कांग्रेस की अब आई है? इस पर चर्चा करेंगे। अनुज जी, आप उद्योगपति हैं, हिमाचल में उद्योग हैं आपके लिए, आपके किस तरह से देखते हैं उद्योगों के लिए इस बजट को? क्योंकि मौजूदा बजट में 90 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नए उद्योगों के लिए सस्ती बिजली का वादा है। बाहर से जो बिजली परियोजनाएं आ रही हैं उस पर मशीनरी और अन्य सामग्री पर वैट और सीमा कर में शुल्क की बात कही गई है। तो बजट अच्छा है, मोटा मोटा बढ़िया बजट है, बट थोड़ा सा फीलिंग आता है कि जैसे घर में कोई नई बहू आती है तो पुरानी के गहने उसको दे दिए जाते हैं। तो वही फीलिंग इसके अंदर आ रही है कि नए वालों के लिए सब्सिडी है,
जो पुराना है वो जो जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी करे, उसका उद्योग चलता है चले, नहीं चलता ना चले, वापस जाना चाहता है। जब पैकेज आया अहमदाबाद से, सूरत से, पूरे देश से कंपनीज यहाँ पर आई, और अब वो पैकेज ख़त्म होने पे कंपनियाँ वापस जा रही हैं। उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, बस नई के लिए हो रहा है। जो आसपास की स्टेट्स में हाल हुआ वही यहाँ पर होने वाला है कि कंपनी नई लगेंगी, पुरानी चली जाएगी, आने जाने का ताना बाना लगा रहेगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है। यानी कि जो यहाँ पर उद्योग हैं उनके लिए कुछ खास नहीं हो रहा, जो अभी चल रहे हैं उद्योग उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, नए को लाने की तैयारी हो रही है। इसलिए उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, सस्ती बिजली का लुभाया जा रहा है उन्हें सस्ती बिजली देकर। हाँ। टिकेंद्र जी, आप इंडस्ट्रियल पैकेज की बात कर रहे थे, जो अब अनुज सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो है ही सवाल, लेकिन इनका जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ एक और पहलू है जिस पर थोड़ा रोशनी डालने की जरूरत है मैम जी। और वो है क्योंकि जब मैं बजट समझा रहा था, क्योंकि उस 25 रुपए में आपका एक बड़ा सोशल सेक्टर यहाँ खड़ा किया गया था हिमाचल में, और जो काबिल तारीफ था मतलब परमार साहब के जमाने से। अभी आप देखिए कि वो पूरा स्क्वीज किया जा रहा है और 5 ऐसे महकमे हैं, IPH, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एक शायद में अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो जिम्मेवारी है सर्विस प्रदान करने की, वो जिम्मेवारी अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दिया जाएगा, जो एक्चुअली सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स है फॉर पब्लिक। एक ये है पहलू, और इससे बहुत संकट और गहराएगा। और इसीलिए मैंने कहा था बसेस का, आप एजुकेशन में रूसा लाओगे और तब आप 950 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिल्ली भेजोगे। दूसरा पहलू इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कृषि के सवाल को लेकर, क्योंकि आप देखिए हमारा अभी भी ज्यादा जीवन यापन कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। उसके संकट और उसका कंट्रीब्यूशन, आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए जो पिछले कल रिलीज हुआ था, उसका GSDP में कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है स्टेट के उसमें, विच मीन्स कि ये एक इनहेरेंट क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और उसको दूर करने के बजाय वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी आए 1 रुपया पर कौड़ी के भाव जमीन मिलेगी और वहां पर CA स्टोर आप लगाओ। तो जहां वहां कोऑपरेटिव फॉर्म में बिल्ड करने के बजाय ये और उस संकट को गहराएगा। एक बात ये है, तो ये मर्ज को ठीक करने के बजाय उसको और गहरा करेगा। अब जो इंडस्ट्रियल पैकेज का सवाल आया है, ये बात सही है कि इंडस्ट्री के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में देना चाहिए, और हम तो शुरू से उसको भी डिबेट कर रहे हैं कि सिर्फ टैक्स कंसेशन से काम नहीं चलेगा, और वो देना भी है कि नहीं देना, ये डिबेट का सवाल है। क्योंकि आपके पास जितना आया है और जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, जो भी उद्योग उस जमाने में आए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा आया था, वो आया और एक दिन में पैक करके भी चला गया। तो ये भी देखने की जरूरत है कि किस तरह का उद्योग आना चाहिए और किस तरह की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट की जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है जो रिच को सब्सिडी दी गई है, जिसमें जो आपका जो बिजली पैदा करने का सवाल है, क्योंकि कहाँ तो बिजली का जो यहाँ पर दोहन है वो उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बड़ा रिसोर्स है हिमाचल के लिए, लेकिन वहां पर ये कहा गया कि जो बड़ा उद्योग है उसको सस्ती दामों पर बिजली भी देंगे। तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हो बजट की डायरेक्शन क्या है, जो हिमाचल के हित को इंटरेस्ट नहीं करने वाली, इसके लोगों के जो हित है उसको इंटरेस्ट नहीं करने वाली, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कहीं पर भी एड्रेस नहीं करती है। हाँ, जो वर्चुअली विकराल रूप धारण कर चुकी है आज हिमाचल। हाँ। हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी भी बने हुए हैं फोन लाइन पर, शिमला से ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशिकांत जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए ऐसा है, बारे में अगर आप पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप किस तरह का बजट देंगे? आप बजट तभी दे सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। आप पैसे के लिए डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा आप उसी को घुमा फिरा कर इधर उधर की स्कीम्स देंगे और उसी का बजट बनाएंगे। एक तरह से तो इस बजट ज्यादा मायने नहीं रहते। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखें कि आप हिमाचल ज्यादा बजट का सारा तो एम्प्लॉइज पे, आप समझे उस पे वेतन पे और पेंशन पे खर्च हो रहा है। 70% तो आप बजट का हिस्सा जो है वो जा रहा है वेतन पे चला जा रहा है। कांग्रेस कह रही कि दीपक शर्मा कह रहे हैं वो हमारी प्राथमिकता है। ठीक नहीं, प्राथमिकता अगर मैं ये कहना चाहता हूँ प्राथमिकता है तो ये सारा पैसा इस गवर्नमेंट भी चिंतित है। और हिमाचल अगर आप देश में राज्यों में शामिल है जो राज्य इसमें ज्यादा फंस गए हैं कि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन्होंने नौकरियां दी है, शुरू में नौकरियों पर जो पैसा खर्च है उसका विकास का पैसा उनका उधर खर्च हो रहा है। वित्तीय संकट की दुहाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे, आपको एक अच्छा बजट देना पड़ेगा। और अच्छा बजट टैक्स फ्री बजट कभी नहीं हो सकता। अच्छा बजट वो बजट होगा जिस
जनरेट होंगे, जिससे स्टेट के लिए नया शशिकांत जी, अभी बिंदल साहब भी ये कह रहे थे कि पिछले 20 साल से टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? में एक होड़ लगी है कि वो टैक्स फ्री बजट को एक अच्छा बजट बनाकर लोगों को हम बोझ नहीं डाल रहे। लोग इकोनॉमिक्स को देखें, अगर आप की इकोनॉमी को देखें, जो स्टेट के रिसोर्सेज को देखें, तो मैं तो समझूंगा कि टैक्स फ्री बजट क्राइम है हिमाचल के लिए। आपको थोड़े थोड़े रिसोर्स जनरेट करने हैं, आप सोचिए कहां से आप जनरेट कर सकते हैं, आप कहां से पैसा ला सकते हैं हिमाचल की डेवलपमेंट के लिए। आज आप सारा का सारा पैसा सेंटर से ले रहे हो, उस पैसे ज्यादा से ज्यादा वेतन दे रहे हो, भत्ते दे रहे हो, और उसके बाद आप उसमें से डेवलपमेंट पैसा निकाल रहे हो। बजाय बेरोजगारी भत्ता देने के अगर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, क्या वो बेहतर नहीं होगा? दीपक जी देखिए, ऐसा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बेरोजगारी भत्ता नहीं, तभी तो हमने जो है वो कौशल विकास भत्ता के नाम से जो है वो जो लोग हैं उनको इसलिए दिया है ताकि वो अपने कौशल को, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम सीख कर जो है वो रोजगार की तरफ जाएं। जहाँ तक इन्होंने टैक्स की भी बात कही उन्होंने, टैक्स फ्री बजट। देखिए, टैक्स फ्री बजट मैंने पहले ही कहा कि ये अगर हिमाचल प्रदेश में हमारे, ये ठीक है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी जो हैं उनको, वो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्स फ्री अगर हम उनको दे रहे हैं तो उसमें हम उनकी सुविधा के लिए दे रहे हैं। कारण ये कि खाद्य पदार्थ में अगर आप देखें तो उसमें भी जो है वो इस वक्त 220 करोड़ का बजट जो है। इनकम कैसे जनरेट होगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश इतना संपदा के रूप में इतना समृद्ध है कि उस संपदा के दोहन के लिए ही एक कार्य योजना बनाकर जो है वो काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल उसी कार्य योजना का ये हिस्सा है कि हम जब कृषि को, जहाँ तक इन्होंने कृषि की बात कही, कृषि के ऊपर हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें चलो गांव की ओर का नारा देना पड़ेगा। कब तय किया जाएगा ये? इस बजट से आप देखिए कि उसमें अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ नहीं है कि हमने एक योजना उसमें दे दी। उसमें किसानों का जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए क्या योजना बननी चाहिए, वो भी इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। उसमें जो है वो उनको और चीज़ें कौन सी हम किसानों को दें जिससे वो जो हैं वो और इस तरफ जो हैं वो काम करें, क्योंकि हम साथ कह रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई किन चीज़ों में है? सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों में है। खाद्य पदार्थों में क्यों है कि हमने बोना बंद कर दिया। हर व्यक्ति अपने घर में एक किचन लगाया करता था पहले जो है वो सब्जियों की, हमने वो भी कम कर दिया, हमने बोना कम कर दिया। वक्त बदल रहा है, अगर इस तरह से क्या हल ढूंढा जा सकता है? निस्संदेह आपके लिए कुछ और है। टैक्स फ्री बजट की आप भी बात कर रहे थे, आपको लगता है कि टैक्स लगाना चाहिए ताकि इनकम जनरेट हो सके? देखिए, वास्तविकता में कहने के लिए टैक्स फ्री बजट है। पिछले 1 साल के अंदर बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई और बिजली के मीटरों के दाम दुगने हुए। अब वो इनडायरेक्टली आप बढ़ा देते हैं, बजट के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, बाद में वो दाम बढ़ जाते हैं पब्लिक के लिए। होता था कि नहीं? मैं बता रहा हूं, आपने ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ा दिया, 33% किराया बढ़ा दिया आपने, और उसके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया, उसके ऊपर वैट बढ़ा दिया आपने, और टैक्स का नहीं लगाया, वो बिल्कुल लगा दिया, टैक्स लगा दिया। कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर नहीं लगा रहे? और फिर हमको आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है, और आमदनी बढ़ेगी हाइड्रो पावर जनरेशन के माध्यम से। और हाइड्रो पावर को बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आंदोलन किए। जो 12% फ्री रॉयल्टी का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिसके कारण आज हम कुछ पैसा प्राप्त कर रहे हैं और मिलने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं। मैं एक बात इनकी जरा हमारे और सुदर्शन जी ने उठाई थी उसको बताना चाहूंगा को लेकर, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। यस, मैं कहना चाहूंगा हमने अनेक योजनाएं शुरू की और मार्वलेस योजनाएं शुरू की। हमें फक्र है इस बात का, धूमल जी के नेतृत्व में हमने और अटल स्वास्थ्य सेवा शुरू की। उससे पहले कितना फायदा पहुंचा, क्या ये जानने की कोशिश की? मैं वही बता रहा हूं। अटल स्वास्थ्य सेवा की 108 गाड़ियां जब हमने चलाई तो सारे देश में उसका तहलका हुआ। मैं इनके क्षेत्र की बात करता हूं, 12,400 फीट की हाइट के ऊपर 40 मिनट में एम्बुलेंस ने पहुंच करके याक ने जिस व्यक्ति को मल्टीपल इंजरीज की थी उसको उठाया, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर वो पब्लिश हुआ। कह रहे थे कि वहां से रेफर कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी के लिए 30 मिनट लेट क्यों हुआ एम्बुलेंस? और ये तो चलो ये बताएंगे, प्रेजेंट गवर्नमेंट बताएगी, पर मेरा ये कहना है कि उस सेवा का केवल नाम बदला गया। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे से चल रही है, आज भी अच्छे से चल रही है। 3.5 लाख पेशेंट वो प्रति वर्ष उठा रही है। अभी भी चल रही है वो। उसके बाद हमने मातृ सेवा योजना शुरू की,
जिसके कारण इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को 49% से बढ़ा के हम 74% पर लाए। जनसेवा डिलीवरी हेल्पलाइन ये शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये हेल्पलाइन क्या जनाब, मातृ सेवा योजना, हमने शिशु सेवा योजना शुरू की और 1 साल तक के बच्चे को 100% निःशुल्क करने के कारण जो IMR था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें रिडक्शन में हम सारे देश में सबसे अव्वल आए और हम 15% IMR की रिडक्शन करने में कामयाब हुए। स्वास्थ्य बीमा योजना हमने शुरू किया, जिसके अंदर 3 साल तक देश का टॉप अवार्ड हम स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर लेते रहे। और बेटी है अनमोल योजना शुरू की तो 1 साल में 10 का आंकड़ा इंक्रीज करके हम कन्याओं की मृत्यु के अंदर सबसे आगे रोकने में कामयाबी हमने हासिल की। मैं थोड़ा सा एक बात जो इन्होंने जो बताया, मैं नहीं पर ये बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा, इन्होंने जो बात की स्पेशलिस्ट की, 39 PG डॉक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश में तैयार होते थे और लगभग 30 साल तक 39 PG थी और हमको फख्र है हमने 191 पर पोस्ट ग्रेजुएट पहुंचाए। MBBS की सीटें हमारी 105 थी, हमने 200 पर पहुंचाई पिछले साल और इस साल लगातार घोषणा कर रहे हैं। एक भी MBBS की सीट नहीं बढ़ी, एक भी PG की नहीं बढ़ी। सुपर स्पेशलिटी हमने शुरू की। टिकेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तो पन बिजली परियोजनाओं को लेकर भी बिंदल साहब सुझाव दे रहे थे। एक वही स्वेटर बुनने को दोबारा आई है, वही सिलाई, वही स्वेटर बुनने वाले बदल गए। झूठ बोल रहे सब भाजपा वाले, इसलिए क्योंकि पूरा अगर हेल्थ का सत्यानाश किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है हिमाचल प्रदेश में। बताइए क्या? तो अभी खैर अभी बजट में, क्योंकि आप देखिए पूरा आप PPP मोड पर जो ले जाना है, जो आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आना है, आप अपनी, क्योंकि देखिए जो शशिकांत जी बोल रहे थे सही बात है, आप सिर्फ केंद्र के पैसे के दम पर चला रहे हो और उनके राइडर्स हैं, वो कह रहे हैं आप PPP मोड पर जाओ, क्योंकि आपको टिकेंद्र जी, राजीव बिंदल जी ये कह रहे हैं कि पन बिजली परियोजनाओं से इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन पन बिजली परियोजना पर भी इन्होंने सबसे ज्यादा हालत खराब की है। कहाँ तो 25% इक्विटी। एक सवाल, आप हैरान होंगे, बिजली बोर्ड जो हमारा है वो अभी सर्दी में हम बिजली खरीद रहे हैं बाहर से, जो ये बहुत बोल रहे हैं हम विद्युत राज्य बन रहे हैं, अभी सर्दियों में हम नेट बायर हैं और उसके साथ साथ हमारे से ज्यादा तो जेपी भी बिजली पैदा करता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पूरा का पूरा जहां सिर्फ, और वो 12% नहीं 15% जो रॉयल्टीज को डिस्ट्रेस कॉस्ट कहते हैं, उसके साथ साथ 25% इक्विटी होनी चाहिए। अब सवाल है, आप इक्विटी के लिए अगर पैसा नहीं है, लेकिन आप वो पैसा जिस तरह से जो नागपा झाकड़ी में आपने किया है उसी फॉर्मूले पे आप बिल्ड कर सकते, लेकिन ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम तो सरकार का है ना। अब ये नहीं करते। पन विद्युत परियोजना एक सवाल है, उसके साथ और भी बहुत सारे सवाल है कि आपके पास जब खर्चा करने को पैसा नहीं है, आप कैमरी जैसी गाड़ी क्यों ले रहे हो भाई? एक तरफ आप बस लोगों को बस किराया बढ़ाकर आप बस तब फ्लीट लेते हो दिल्ली से, अपने पास भी थोड़ा ऑस्टेरिटी मेजर करो। और वो ना भाजपा ने किए, ये भी हेलीकॉप्टर में उड़ते थे और सही कहा वो जो लाहौल से बात कही गई है, और अब ये भी यही काम करते हैं। भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही है, इस पर आपका कमेंट ले लूं, फिर वक्त हमारा खत्म होने वाला है। सिर्फ एक ब्रेक रहता है, कुछ ही वक्त रह गया। भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर कितना काम आएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा। टोल फ्री नंबर होंगे, आप सेंसिटाइज कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, दीज आर जस्ट कॉस्मेटिक थिंग्स। असली चीज ये है कि आप अगर 10 रुपए दे रहे हो, आप 100 रुपए जेब से निकाल रहे हो। और जहां तक ये कहा कि जीरो टैक्स नहीं है जनाब, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं लोग। PPP मोड अपने आप में बहुत ज्यादा टैक्स है। आप जब पानी का हर साल 10% बढ़ता है पैसा, वो तय है। इसी तरह से अभी ट्रांसपोर्ट का पैसा बढ़ाया, बिजली का पैसा बढ़ाया। तो दीज आर जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस। सो व्हाट यू आर गिविंग, यू आर टेकिंग बैक इन अ ग्रेटर फॉर्म। ठीक, शुक्रिया टिकेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिंदल साहब, आप ब्रेक में जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे? आपने विषय रखा भ्रष्टाचार की हेल्पलाइन के संबंध में। अरे हेल्पलाइन की बात महत्वपूर्ण हो सकती है, वो मददगार हो सकती है, पर जो मुद्दे बिल्कुल सामने दिख रहे हैं भ्रष्टाचार के, जिसके अंदर आरोप ही नहीं लगे, जिसके अंदर सारा का सारा सबूत के साथ प्रस्तुत हो गया है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। उनके ऊपर कार्रवाई करें तो आगे सब कुछ इलाज हो जाएगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी इलाज नहीं होगा। आज सदन नहीं चल रहा तो इसी के कारण नहीं चल रहा। बजट पर सर वापस आते हैं। PPP मोड पर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। टिकेंद्र पवर जी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर बहुत सारी चीजें अनवांटेड भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, अभी जैसे अब इन्होंने और हेल्थ के अंदर
एक बड़ी कंपनी को सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो आउटसोर्सिंग के ऊपर दे दिए, और आउटसोर्सिंग के ऊपर देते समय इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा। 12 बजे का टाइम है, 12 बजे के बाद कोई भी सैंपल हमारी लेबोरेटरी जो सरकारी लेबोरेटरी वो नहीं उठाएगी। अगले दिन सवेरे 9 बजे तक सारे सैंपल पहले भी खबर आ चुकी है। सर आती हूँ एक बार अनुज जी, आपको है कि कुछ और उम्मीदें थी कि इस बजट में हो सकता था, हुआ नहीं? उम्मीदें वही थी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो बाहर जा रही है, छोड़ के जा रही है, उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए। जो पैकेज की बात हम बार बार करते हैं, सब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कहती है, हिमाचल वाली बीजेपी कहती है कि दिया जाए, और वही बीजेपी पंजाब में कहती है कि हिमाचल को नहीं दिया जाए। तो उस पैकेज को लेके पॉलिटिक्स ना खेली जाए, परंतु उससे फर्क इंडस्ट्रियलिस्ट को जब अटल जी ने दिया था उस समय भी बाकी स्टेट्स का ऑब्जेक्शन था, पर हिमाचल छोटी स्टेट है और हिमाचल को विभिन्न जब हम तो आप अपने पंजाब वालों को समझाइए कि वो ऑब्जेक्शन को नहीं, किसी के ऑब्जेक्शन करने से नहीं होगा, ये दिल्ली की स्ट्रांग गवर्नमेंट से होगा। चलिए यहाँ फिर केंद्र के पाले में है गेंद। सुदर्शन जी। मैम ये जो बजट है ये एक्चुअली में बहुत कह रहे हैं कि हमने कृषि में भी दिया है, इसमें दिया है, उसमें दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है हिमाचल के अंदर, जैसे लाहौल पोटैटो सोसाइटी है, बहुत जो है सीड फ्री वर्ल्ड क्लास पोटैटो निकालते हैं, उनके फार्मर्स 3 सालों से डेट पे है। ना बीजेपी के सरकार ने उनको कुछ मदद दिया, तो अभी सीएम साहब ने कहा था कि हम उनको देंगे, इस बजट में कुछ भी नहीं है। लोअर लेवल के फार्मर्स ना उनके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बिल्कुल ब्लैंक। और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि एक पंचायत में भाजपा सरकार ने 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाहौल में लगाए हैं, और 60 हज़ार से लेके 2 लाख तक पेड़ कटेंगे। तो एक तरफ से आप इकोलॉजिकल डिजास्टर पैदा करो, उधर से आपको ये सोर्स ऑफ इनकम है, उजाड़ के ये सोर्स ऑफ इनकम किस लोगों के काम। हाँ, इस पर भी सरकारों को सोचने की जरूरत है। देखिए ऐसा वक्त खत्म हो रहा है, बस आप ही का वक्त है। बस जी। इतने सारे प्रश्न आप सबने इतने सारे प्रश्नों का जवाब आपको शायद इतने 2 मिनट थोड़े समय में ना दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा। 108 एम्बुलेंस की बात जो है वो बिंदल जी ने की। ये राष्ट्रीय योजना एक जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में चली, जिसके लिए इन्होंने इस चीज़ को कहा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में कैंसर सेंटर जो है शिमला में 40 करोड़ का जो है वो स्थापित होने जा रहा है। 150 करोड़ रुपया जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, IGMC के लिए दिया गया है। जहाँ तक कृषि की बात आपने कही, कृषि के क्षेत्र में हमने पहले ही कहा कि पूर्ण रूप से विकास करने के लिए ऐसी योजनाओं में हमने पैसा रखा है। जहाँ तक उद्योगों की बात की, जो उद्योग चल रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं, जो रिबेट्स हैं वो उस ढंग से जो पहले दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं, उसमें कोई कमी जो है उस चीज़ में नहीं लाई गई है। जो भी केंद्र सरकार की योजना के पैकेज के तहत हैं, नए जो आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रश्न ये है कि हम इस चीज़ में बिल्कुल सहमत नहीं है इस बात से, जो PPP की आपने बात कही कि उसमें भी ये शुरू से ही प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वाले जो लोग हैं, आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि प्रदेश के हर ग्रामीण अंचल तक जो है वो विकास पहुँचे। वो विकास पहुँचने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ को जो है वो कैटेगराइज करेंगे कि नहीं हमने इस कैटेगरी को देना है, इस कैटेगरी को नहीं देना है, उससे जो है वो एक सामूहिक विकास की जो है वो परिकल्पना जो है वो संभव नहीं होगी। प्रदेश के आधारभूत संरचना देने के लिए ये बजट पूर्णतः जो है वो एक मुकम्मल बढ़िया दूरगामी बजट जो है वो, क्योंकि महंगाई एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और आम आदमी की महंगाई के लिए राहत के रूप में इस बजट के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आम आदमी को राहत नहीं मिली। हमारे साथ सर टिकेंद्र पवार जी भी जुड़े हुए हैं। चर्चा खत्म करने से पहले मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी टिकेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप सुझाव दीजिए क्या हो सकता है। और नहीं, शायद उनसे संपर्क कर चुका है। शुक्रिया। आप जो महंगाई का विषय है ये महत्वपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ती हुई स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा कि बजट का जो ये पुस्तक है ये पूरा दस्तावेज है और भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाइयां होनी चाहिए उसके अंदर दोहरे मापदंड हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जो कोई विरोधी दल का व्यक्ति है उसके लिए सब कुछ है, बाद और जो सरकार की बात है वहां पर आप नरम दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से हमको ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम बजट के अंदर वो पहलू सारे छोड़ दिए हमने जो हम ऑपोजिशन में रहते हुए बोला करते थे। मैं यहाँ पे ये दोनों पार्टी से ये मतलब इनसे ये आग्रह करूंगा कि हिमाचल के जो मरीज हैं, कोई
कब तक चंडीगढ़ में आते रहेंगे आप? क्यों हेल्थ केयर के जो वहाँ पे सोर्सेस, सुविधाएं ये बेहतर हो, ये आम आदमी चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। सर वक्त खत्म हो चुका है। आज के प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।